Good morning, BBA third sem and BCom second year. Taxation part first. In the last lecture we have discussed about the gratuity. Okay, तो ग्रेजुएट के प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था। दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ग्रेजुएटी मिलती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। पर अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है उसे अगर ग्रेजुएटी मिल रही है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। पहला वो कि जो कंपनी है वो कवर्ड हो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर, और सेकंड कंडीशन होती है वो कंपनी जो कवर्ड नहीं है ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर। ओके, अब जो कवर होती है उसके अंदर अपन ने तीन कंडीशन पढ़ी थी, तीन प्रोविजन होते हैं। उन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वो तुम्हारी क्या होगी, डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि एग्जम्पशन से हो जाएगी। ऐसे अपन ने नॉन कवर के अंदर डिस्कस किया था, तीन कंडीशन इसमें भी होती है। इन तीनों में से जो भी कम होगा उतनी तुम्हें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगा। आज अपन बात करते हैं कुछ प्रोविजन है इस ग्रेजुएटी एक्ट में जो अपन ने एग्जम्पशंस लिमिट के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रोविजन तो तुम्हारा है वो है कि ग्रेजुएटी एक्ट लगता किस पर है। पहला क्वेश्चन आएगा कि ग्रेजुएटी एक्ट लगाना किस पर मुझे, तो यहां पर तुम ये देख लो कि ग्रेजुएटी एक्ट जो है वो लगता है फैक्ट्रीज पर। पहली क्या हो गई, फैक्ट्री। पहला क्या है, ग्रेजुएटी एक्ट किस पे लगता है, तो फैक्ट्रीज पर। फिर लगता है तुम्हारी ऑयल इंडस्ट्री पर, माइंस पर। ओके, माइंस पर लगता है। अगला क्या हो गया, गार्डन्स पर लगता है। अगर कोई गार्डनिंग कर रहा है, यानी कोई खेत क्या कहते हैं गार्डनिंग कर रहा है तो उस पर लगेगा। अगला तुम्हारा क्या हो गया, पोर्ट्स पर लगता है। पोर्ट पर अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर क्या लगता है, ग्रेजुएटी एक्ट लगता है। पोर्ट्स यानी कि तुम्हारे बंदरगाह हो गए। रेल डिपार्टमेंट, रेल कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है तो उस पर क्या लगता है, ग्रेजुएटी एक्ट लगता है। यानी कि इन सारी कंपनीज पर ग्रेजुएटी एक्ट लगता है। समझ गए, इन सारी कंपनीज पर क्या लगता है तुम्हारा, ग्रेजुएटी एक्ट लगता है। अब अगर कोई अगर कोई कंपनी, इन सब में से कोई ऐसी कंपनी हो जिस पर 10 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं। एम्प्लॉय लिमिट कितनी है, मोर देन 10 एम्प्लॉय। यानी कि अगर इन सब में से किसी एक ही फैक्ट्रीज पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो तो वहां पर ग्रेजुएटी एक्ट लगता है। इन पे तो लगता ही है, बट ऐसी कोई फैक्ट्री हो या फिर ऐसी कोई काम हो जिस पर ग्रेजुएटी एक्ट नहीं लग रहा है, बट अगर वहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या लगेगा, तुम्हारा ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पर एक कंडीशन है कि एक बार अगर ग्रेजुएटी एक्ट किसी कंपनी पर लग गया, किसी भी फैक्ट्री पर लग जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए नहीं हटता। फिर यानी कि बिजनेस जब तक चलेगा तब तक वो किस में आएगी, कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट के अंदर ही आएगी वो फैक्ट्री, वो कंपनी जो भी है। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि अब क्या हुआ कि एक बार फैक्ट्री पर ग्रेजुएटी एक्ट लग गया, अब तुम्हारी एम्प्लॉय की जो लिमिट थी, जो एम्प्लॉय के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो क्या हो गए, कम होकर के 5 हो गए। पहले कितने थे, 10 थे, इसलिए क्या लगाया, ग्रेजुएटी एक्ट लगा। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉय तुम्हारे घटकर कितने हो गए, कम होकर कितने हो गए, 5 रह गए। अब 5 होने पर कंपनी या फैक्ट्री का मालिक ये नहीं कह सकता है कि मुझे अपनी फैक्ट्री को नॉन कवर्ड ग्रेजुएटी एक्ट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मेरे पास में 10 एम्प्लॉय नहीं है। अब कितने एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय है। फिर भी ग्रेजुएटी एक्ट नहीं हटेगा, क्योंकि एक बार अगर ग्रेजुएटी एक्ट लग जाता है तो फिर वो नहीं हटता है उस कंपनी से। पहली कंडीशन। ओके, सुना गया। अब सेकंड कंडीशन, अगर कोई एम्प्लॉय, समझना, अगर कोई एम्प्लॉय अपने पुराने एम्प्लॉयर से, समझ रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय अपने पुराने एम्प्लॉय से पिछले सालों में किसी टाइप की कोई भी ग्रेजुएटी रिसीव करता है,
समझ रहे हो? अगर कोई एम्प्लॉय अपने पुराने एम्प्लॉयर से पिछले सालों में अगर कोई ग्रेजुटी रिसीव करता है तो अब उसकी एग्जेम्पशंस के लिए जो अमाउंट बनेगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट बनेगी, जो कितनी लिमिट की है 10 लाख एंड 20 लाख, जो स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हारे पास में है 10 लाख एंड 20 लाख, उसमें से तुम्हारी जितनी तुमने पहले रिसीव कर ली है वो क्या होगी, लेस हो जाएगी। समझ रहा? सेकंड कंडीशन क्या है, जैसे कि मैं कहूं कि एक्स मिस्टर राम पहले थे प्राइवेट एम्प्लॉय थे, और वहां से उन्हें 10 लाख रुपीस की क्या मिली थी, ग्रेजुटी मिली थी, और वो किस में आते हैं, काम कर रहे थे, कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट के अंदर काम कर रहे थे, कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट, यानी कि उनकी कंपनी क्या थी, कवर थी, ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कवर थी, और उनको ग्रेजुटी कितनी मिली थी, 10 लाख रुपीस की ग्रेजुटी मिली थी। प्राइवेट एम्प्लॉय थे मिस्टर राम, किस ईयर में मिली, ईयर 2017-18 में उसके रिटायरमेंट पर उन्हें क्या मिला, 10 लाख की ग्रेजुटी मिली। उनकी कंपनी या उनकी फैक्ट्री कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट के अंदर आती है, और वो क्या थे, प्राइवेट एम्प्लॉय थे। अब उन्होंने क्या किया, ईयर 2019 में फिर से ज्वाइन कर लिया किसी अनदर कंपनी में। रिटायरमेंट हो गया है, फिर भी उनका घर में मन नहीं लगा, उन्होंने क्या किया, किसी अदर कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, और इस कंपनी में उन्होंने काम किया है कम से कम ईयर 2019 से लेकर के उनकी वर्क लिमिट रही 2020-25 तक, मान लेते हैं कि 25 तक उन्होंने काम किया। समझ रहे हो? 2019 से लेकर के 2025 तक उन्होंने क्या किया, किसी कंपनी में काम किया, जो रिटायरमेंट के बाद में काम किया, और इस कंपनी से इन्हें 5 लाख की ग्रेजुटी और मिल गई। समझ रहे हो? इस कंपनी से इन्हें 5 लाख की ग्रेजुटी और मिल गई। तो अब तुम्हारी जो स्टैंडर्ड लिमिट है, सेकंड कंडीशन से स्टैंडर्ड लिमिट की प्रोविजंस के अंदर देखो, जो एग्जेम्पशंस की लिमिट है, इसमें तुम्हारी सेकंड लिमिट थी स्टैंडर्ड लिमिट, जिसमें अमाउंट गिवन था 20 लाख, राइट है? यानी कि स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है, 20 लाख। जब तुम्हारी कंपनी फैक्ट्री का हो, कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट हो, तब तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है, 20 लाख। इस 20 लाख में से तुम्हें जो अभी आफ्टर रिटायरमेंट तुमने जहां पर ज्वाइन किया और वहां से तुम्हें अगर ग्रेजुटी मिलती है, वो तुम्हें क्या करनी है, लेस करनी है, यानी कितनी हो जाएगी, 5 लाख लेस हो जाएगी। अब तुम्हारी जो स्टैंडर्ड लिमिट बचेगी वो कितनी बचेगी, 15 लाख की। अब तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड लिमिट क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, 15 लाख। इट मींस क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट के बाद में फिर से जॉब ज्वाइन करता है और उसके नए एम्प्लॉयर के द्वारा, न्यू एम्प्लॉयर जो है वो फिर से उसे क्या देता है, ग्रेजुटी देता है, तो वो ग्रेजुटी जो होती है वो क्या करनी होती है, स्टैंडर्ड लिमिट में से लेस करनी होती है, जितनी भी जो ओल्ड एम्प्लॉय ने उससे ग्रेजुटी थी वो लेस होगी, नए एम्प्लॉय ने नहीं, जो ओल्ड एम्प्लॉय ने दी। यानी कि अब तुम्हारी कितनी बच गई, 10 लाख रुपीज। ओल्ड एम्प्लॉय ने जो तुम्हें ग्रेजुटी दी है उस समय जो तुमने रिटायरमेंट हुआ था, तो वो तुम्हारी क्या करनी है, स्टैंडर्ड लिमिट में से लेस करके। अब तुम अगर इसके एग्जेम्पशंस की कैलकुलेशन करोगे तब तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहलाएगी, 10 लाख। 20 लाख नहीं होगी, क्योंकि 20 लाख में से 10 लाख स्टैंडर्ड लिमिट तुमने पहले ही यूज कर ली है। सुनाइया? यानी कि अब तुम्हारी स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है, 10 लाख। ओके, सेकंड कंडीशन ये वाली। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं कि एवरेज मंथली इनकम, जो अपना वर्ड आया था एवरेज मंथली इनकम। एवरेज मंथली इनकम मींस क्या होता है कि हमें बेसिक सैलरी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी कि जस्ट जाने वाले, यानी कि जैसे सपोज मुझे रिटायरमेंट मिला है 30 अगस्त को, समझ रहे हो? तो यानी कि इसके जस्ट पहले वाले 10 मंथ, यानी कि 30 अगस्त से जस्ट पहले वाले 10 मंथ की सैलरी
प्लस डियरनेस अलाउंस इफ गिवन अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि क्या हो कि तुम्हारी सैलरी कैटेगरी सैलरी प्लस डीए इफ, समझ गए, और प्लस कमीशन परसेंटेज, इन तीनों को ऐड करना है, समझ गए। 10 मंथ की सैलरी कौन सी लेनी है, सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज ओनली फॉर 10 मंथ की, यानी किसकी सैलरी निकाल रहे हैं, एवरेज मंथली इनकम अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें क्या करना है, सैलरी क्या देगी, लास्ट 10 मंथ की सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज अपॉन 10, तो हमारे पास क्या देगी, एवरेज मंथली इनकम या सैलरी। ऐसे में क्या किया अपन ने कि पहले हमने क्या लिया, एवरेज मंथली इनकम निकालनी है, तो जिस दिन तुम रिटायरमेंट हुए उससे जस्ट पहले वाले 10 मंथ की बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस कमीशन परसेंटेज अपॉन 10 करोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगी, एवरेज मंथली इनकम। ओके कंप्लीट। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ हमारे पास में था रिवाइज, एक तो था कंप्लीटेड सर्विस ईयर और एक था राउंडेड सर्विस ईयर, यानी कि आर सर्विस ईयर और एक था आर सीएसवाई। राउंडेड सर्विस ईयर समझ लो और फिर कंप्लीटेड ईयर समझते हैं। तो राउंडेड सर्विस ईयर मींस क्या हुआ, अगर सपोज तुमने 28 ईयर और 6 मंथ कहीं जॉब की है, समझ रहे हो, तुम्हारी जो जॉब टाइमिंग की जो ड्यूरेशन था वो क्या था, 28 ईयर एंड 6 मंथ, तो यानी कि तुम्हारा जो राउंडेड सर्विस ईयर होगा वो कितना हो जाएगा, 29 ईयर, समझ रहे हो। जो तुम्हारा राउंडेड सर्विस ईयर होगा यानी कि आरएसवाई जो तुम्हारा होगा वो कितना हो जाएगा, 29 ईयर, और कंप्लीटेड सर्विस ईयर मींस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 28 ईयर। ये तो भी पहली कंडीशन, समझ गए। राउंडेड सर्विस ईयर क्या होता है, यानी कि हमें 6 मंथ से ऊपर हो तो हमें क्या करना होता है, उसमें जोड़ देने होते हैं। बट कंप्लीटेड सर्विस ईयर क्या होता है, जितने ईयर तुमने कंप्लीट किए उन्हीं को लेना है, एक्स्ट्रा मंथ को ऐड नहीं करना है, उसका कोई ईयर नहीं बनाना है। ओके कंप्लीट यहां तक। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि तुमने 28 ईयर एंड 3 मंथ जॉब की है, समझ रहे हो, 28 ईयर और 3 मंथ, तो तुम्हारा राउंडेड सर्विस ईयर तो कितना हो जाएगा, 29। ये याद रखना, हमें ऐसा नहीं कि 5 या 6 से ऊपर हो तो ये हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। जितने 1 मंथ भी अगर ऊपर होता है तो राउंडेड में वो पूरा काउंट हो जाएगा, पूरा ईयर काउंट हो जाएगा, राउंडेड में कितना, पूरा ईयर काउंट हो रहा है। कंप्लीटेड सर्विस ईयर कितने जाएंगे, 28, यानी कि अगर तुमने किसी 28 ईयर और 1 मंथ की जॉब भी की है तो तुम्हारा राउंडेड सर्विस ईयर कितना हो जाएगा, 29, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। और अगर तुमने कंप्लीटेड सर्विस ईयर की बात करें तो 28। यहां तक के क्या थे, तुम्हारे ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर पूरे के पूरे क्लोज जो प्रोविजन थे वो हमने डिस्कस किए हैं। अब एक चीज और, अगर ग्रेच्युटी कर्मचारी के मृत्यु होने पर अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता है और उस ग्रेच्युटी उसके परिवार को मिलती है तो इस कंडीशन में उसके बाद मृत्यु के बाद में मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी की पूरी कर मुक्त है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, समझ गए। अगर आफ्टर द डेथ यानी कि एम्प्लॉयर के डेथ के बाद में ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो इस कंडीशन में जो ग्रेच्युटी मिल रही है वो पूरी की पूरी क्या है, टैक्स फ्री है, पहली कंडीशन। बट अगर तुम्हारे को ग्रेच्युटी मृत्यु से पहले दे हो जाती है तो इस कंडीशन में डिडक्शंस जो हमारे प्रोविजन से उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे मिलेगा। ओके समझ गए, कंप्लीट यहां तक। ओके औसत वेतन सर हम समझ लिया। विश्वविद्यालय के लिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, 1 मार्च से लेकर 28 फेब जो अपन ने डिस्कस किया हुआ है। ओके ये क्या हो गया तुम्हारा ग्रेच्युटी से रिलेटेड सारे। अब यहां पर एक चीज समझना
कि अब फैक्ट्री पर तो हमने डिस्कस किया था कि एक बार अगर ग्रेच्युटी एक्ट लग जाता है तो फिर नहीं हटता है उस पर से, राइट है, नहीं हटेगा। अब अगर मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है, समझना इस चीज को, मैंने न्यू ज्वाइनिंग की है और मैं 3 साल बाद में रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैंने आज न्यू ज्वाइनिंग करता हूं, 3 साल बाद में कहता हूं मुझे रिटायरमेंट चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो क्या इस कंडीशन में मेरे ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगता है क्या? समझ रहे हो, मैंने जो सर्विस कितने की है, 3 ईयर की ही की है, 3 साल बाद में क्या ले रहा हूं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो इस कंडीशन पर क्या मेरे ऊपर ग्रेच्युटी एक्ट लगेगी क्या? नहीं। जब अगर एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस पूरी कर देता है, यानी कि 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट करता है, तभी उस पर क्या लगती है, ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होती है। ओनली 2 कंडीशंस को छोड़ के 2 एक्सेप्शन है उसके, एक तो है डेथ और एक अयोग्यता। तो चीजें, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तब उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा कि उसे 5 साल की अपनी सर्विस को पूरा करना था, ओके। बट अगर वो पर्सन एबल है और वो 5 साल की सर्विस के पहले ही छोड़ देता है तो उसके ऊपर क्या होगा कि ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।